पदावर नेमणूक करत असताना पोलिसांकडून रिपोर्ट मागवण्यात येते की नाही, हे सगळं असताना त्यांना संरक्षण देण्यासाठी, इनाम देण्यासाठी या तिघांना बोर्ड आणि कमिशनचा चेअरमॅन करण्यात आला होता. सर, याबद्दल मामला हुआ है, जे नोटा आहेत, जाली नोटा आहेत, त्या दाबल्या गेल्या. त्यावेळेस भारतीय जनता पार्टीबरोबर शिवसेना सत्तेत होती. तर ज्या पद्धतीनं देवेंद्र फडणवीसला हे सगळं माहिती होतं, त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांना माहिती होतं का? तुम्ही माहिती ना? मला माहीत नाही. त्यांना नंतर पक्षांतर करून अल्पसंख्याक आयोगाचा अध्यक्ष करण्यात आला. म्हणजे हे लोक यांच्यासाठी काम करत होते हे याच्यातून निश्चित होते. और सर, जिस प्रकार से कुछ ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था? क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोसावी और प्रभाकर सैल के, इसमें चैट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था. तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे? क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, 13 लोगों को चिन्हित किया गया, जो 3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया. एक क्रूज पे छापेमारी हुई. 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई. सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी. लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे. हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है. व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है. अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं. दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है. लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे. मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है. अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं. मैं उनको फिर कहता हूँ कि डरो मत. आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं. डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का वही का काम चलते रहेगा. समीर वानखेड़े के जो एलिगेशंस हैं वो एनसीबी की विजिलेंस टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है. यूजुअली पीपल गो फॉर अ सेंट्रल एजेंसी विच इज मतलब जो कि मेन एजेंसी का पार्ट नहीं हुई, आदमी एनसीबी का ही ऑफिसर है और एनसीबी ही इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है. डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ आस्किंग फॉर अनदर एजेंसी प्रोबिंग दिस? क्योंकि मुंबई पुलिस मैं फिर बोल रहा हूँ कि 26 मामलों को हमने पत्र लिखा है कि ये जाली मामले हैं. एनसीबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भीतर भी जांच करने का उनका अधिकार है, काम है. लेकिन अगर इस शहर में किडनैप करके उगाही का काम चल रहा हो, लगातार मुंबई पुलिस को कंप्लेंट मिल रही है, तो पैरेलली 4 अधिकारियों की कमेटी उसकी जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो सच्चाई होगी वही लॉजिकल एंड तक जाएगा. आपने कहा उगाही के लिए बाहर से फोन आता था. इसने कल जब आरोप किया है, ये जो मामला है इसको इनकम टैक्स की रोक कर सकती है और इसमें अंडरवर्ल्ड है, न्यायाधीश कर सकती है. और मैं पवन साहब को बात की भाई, आज जो आपने आरोप लगाए आपको क्या लगता है कि जो आपने गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए, इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार के आपने आज जो आरोप लगाए हैं? देखिए, ऐसा जो मैंने कहा है वो सारी चीज़ों को
निश्चित रूप से जब मैं कुछ कहता हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गृह विभाग को इसकी जानकारी दूं। निश्चित रूप से मैं गृह विभाग को जानकारी दूंगा। देवेंद्र जी ये बोल रहे हैं कि आपको सीबीआई पीछे लगेगी, कुछ ट्विटर में लिख रहे हैं कि नवाब मलिक आपका जेल इंतज़ार कर रहा है। अगर गुनाह किया होगा तो हम जेल जाएंगे, लेकिन पाउडर के पैसे से अगर एल्बम बनता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, ज्या पद्धतीने तुम्ही आता पावडरच्या भाषेने अल्बम म्हटलंय बोललाय, देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांनी आपल्यावर टीका केली आणि असं म्हटलंय ट्विटरमध्ये की नवाब मलिक फक्त पत्रकार परिषद घेत आहेत आणि विषय डायव्हर्ट करतात। नवाब मलिक यांना त्यांच्या जावयाला आणि काळ्या संपत्तीला वाचवण्याचा प्रयत्न। चोर मचाय शोर यांच्या काळ्या संपत्ती काढायची जर वेळ आली तर ते पण आज नाही उद्या काढू। वर्लीमध्ये 200-200 कोटी रुपयाचे फ्लॅट कोणाच्या नावाने आहे, हे सगळं जे बेनामी संपत्ति हा विषय नहीं, नंतर काढू। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं महिलाओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। महिलाएं अपना काम करती हैं, मुझ पे कितनी भी उंगली उठाए मैं किसी महिला को जवाब देना नहीं चाहता। मेरे दामाद का क्या मामला है, एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने बेल ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है। काला पैसे का मुझ पे आरोप लगा रही है। काला पैसे का बेनामी संपत्ति की ही बात है तो किस लोग आदमी के नाम पे 200 करोड़ का फ्लैट है? बीकेसी में कौन फ्लैट लेकर किसके नाम पे रह रहा है? काला धन बेनामी संपत्ति का ही अगर शौक है, ठीक है, शुरू करिए। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं कि आपका ईडी, सीबीआई, एनआईए जो भी मेरी जांच करानी है कराइए, लेकिन जो कागज़ मैं दूंगा उसकी भी जांच होगी, ये भी मुझे वो आश्वासन दें। सरकार के कार्यकाल में जो कुछ निर्णय लिए गए थे फडणवीस सरकार के वक्त, क्या उसकी जांच फिलहाल? देखिए वो सरकार, मैं आज सरकार की तरफ से प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ। मेरी लड़ाई नाइंसाफ़ी, लोगों को, बेगुनाहों को जेल में डालना, उगाही का मामला, इसको लेके सरकारी बात आगे करेंगे। धन्यवाद। या चित्रपटाचं तुम्ही हिरो आहात कारण तुम्ही एकटेच लढत आहात असं सुद्धा बोललं जात आहे, पण विलन नेमके किती आहे? विलन तर आता चंडाल चौकडी आहे, ते चंडाल चौकडीच्या विरोधात मी लढतोय। आपने कहा था कि 5 से उगाही के लिए फोन आते थे, थाने में उगाही होती थी, रियाज वाटी से इन्वॉल्व था, किसका फोन आता था? नहीं, देखिए अभी आज कुछ जांच चल रही है। अगर सारी चीज़ें मैं कहूँगा तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि मंत्री बोल रहा था और ये प्रेजुडिस होकर हम लोगों को फंसाया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें अगर पुलिस विभाग में जांच के दायरे में है तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। तो 7 वर्ष होता प्रोबेशन पिरियड, नहीं 7 वर्ष होता ठीक आहे, नंतरचे 7 वर्ष हे म्हणजे का 7 वर्षावर माझा आक्षेप नाही आहे, पण आता नंतरचे 7 वर्ष या मुंबईत कसं आहे त्याच्यावर आक्षेप आहे। देखिए मेरे खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई है। अलग अलग फोरम पे जाके मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को इस देश में शिकायत करने का अधिकार है। कोई कहता है कि नवाब मलिक पे एट्रोसिटी लगा दो, मैंने कोई ऐसे बात आपत्तिजनक नहीं की कि किसी की जाति को लेके आपत्तिजनक मैंने बात की हो। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़े का सवाल हमने उठाया। हमने